हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्री सहरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का कक्षा 10वीं का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि थैलेसमेर में क्या होती है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करना भी हमने इसका देख लिया था। अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारे पास कि थैलेस का विलोम क्या है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे थैलेसमेर के विलोम के बारे में कि थैलेसमेर का विलोम क्या है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं थैलेसमेर के विलोम को, ठीक है। चलो ध्यान दी, देखिए प्रमेय नंबर 6.2 थैलेसमेर का विलोम। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न क्या है, थैलेसमेर का विलोम लिखो। थैलेसमेर का विलोम लिखो, विलोम लिखो लिखो और इसे सिद्ध करो, और इसे सिद्ध करो, सिद्ध करो। ठीक, थैलेसमेर का विलोम लिखो और इसे सिद्ध करो, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्तर में। ठीक, तो सबसे पहले इसका कथन कि आखिर थैलेसमेर के विलोम का कथन क्या है, ठीक है ना। कथन तो देखो ध्यान से, देखो इसमें यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक, तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझो ध्यान से, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना एक बात कि थैलेसमेर में हमने ये पढ़ा था कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यही पढ़ा था हमने। अब इसका विलोम मतलब उल्टा यहां पे ये बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज है उसमें एक भुजा है, वो एक भुजा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, विभाजित करती है, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसे समझो, मतलब यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? वह तीसरी भुजा के कैसे होगी, समांतर होगी। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, अब इसकी ये एक भुजा है, अब ये भुजा है ना, इस भुजा और इस भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है, मतलब अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो अगर ये एक ही अनुपात में विभाजित करती है इन दोनों भुजाओं को, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी।
सिंपल सी बात है, किसी त्रिभुज में एक भुजा, किसी त्रिभुज में एक रेखा उसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से सुन लो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कैसे? सुनो ध्यान से, यहां पे देखो हल। ठीक, तो यहां पे देखो अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मान लो ये ए बी और ये सी, ठीक, और ये है डी और ई। ठीक, समझ आ रही बात? एक त्रिभुज है ए बी सी, उसमें जो डी ई भुजा है वो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। अगर ऐसा है तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। मतलब क्या है, दिया क्या है, दिया है, देखो एडी समांतर एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में ईसी, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि डीई समांतर है किसके, बीसी के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि ये भुजा इसके समांतर है, यदि ये भुजा इसके समांतर है तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा, यानी एक के अनुपात में होगा। यदि ये भुजा इसके समांतर है तब एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी होगा। समझ में ध्यान से। लेकिन यहां पे दे रखा है कि एडी बटे में डीबी और एई बटे में ईसी, तो डीई समांतर होगा बीसी के। अब एक बात बताओ, यदि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी है तो कोई तो भुजा होगी जो इसके समांतर होगी, मतलब कोई तो भुजा होगी जो बीसी के समांतर होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना। तो यहां पे हम मान लेंगे कि वह भुजा क्या है, डीई डैश है, डीई डैश है। समझ आ रही बात? कोई तो भुजा होगी, क्योंकि थेल्स में कहती है कि यदि ये भुजा इसके समांतर है तभी एडी बटे डीबी होगा और एई बटे ईसी होगा। ये सिद्ध कर चुके थेल्स में है। और अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे समझना ध्यान से, ये इसके समांतर होगी। लेकिन एक बात बताओ, थेल्स में ये कहती है, अब लेकिन हमें ये दे रखा कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी दिया है ना, तो हमारे पास कोई तो भुजा होगी जो इसके समांतर होगी बीसी के, तो वो भुजा हमने डीई डैश मान ली है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक, तो ध्यान दो, रचना हम मान लेंगे, रचना, रचना मतलब हमने यहाँ पे रचना क्या की, रचना ये की है कि जो डीई डैश समांतर है किसके, बीसी के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि डीई डैश समांतर है किसके, बीसी के, अगर ऐसा है तो एडी बटे में डीबी बराबर एई डैश बटे में ई डैश सी। समझ आ रही बात? एडी बटे में डीबी और एई डैश बटे में ई डैश सी। समीकरण मतलब कैसे हो गया, ये थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से लिखा हमने, ये थेल्स प्रमेय से लिखा, थेल्स प्रमेय से। समीकरण दे दो इसे एक। अब ये हमें दे रखा है, क्या है, ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है। तो अगर ये दे रखा है तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं,
यहां पे हम लिख सकते हैं कि एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में ई सी। ठीक है ना, ये दिया है, क्या है ये, दिया है। ये कैसे आ गया अपने पास, दिया है क्योंकि। तो यहाँ पे एडी बटे डीवी और एडी बटे डीवी दोनों एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। समीकरण नंबर इसे 2 दे दो पहले। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ई डैश बटे में ई डैश सी बराबर ए ई बटे में ई सी। इतनी बात समझ आ गई। तो एक काम करो, दोनों तरफ एक जोड़, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर ए ई डैश बटे में ई डैश सी प्लस का एक बराबर आ जाएगा ए ई बटे में ई सी प्लस का 1। तो इसको इससे ले जाओ तो ए ई डैश प्लस का ई डैश सी बटे में आ जाएगा ई डैश सी बराबर आ जाएगा ए ई प्लस का ई सी बटे में आ जाएगा ई सी। अब देखो ए ई डैश प्लस का ई डैश सी, ए ई डैश प्लस का ई डैश सी, इसको हम ए सी लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या लिख दिया, ए सी बटे में ई डैश सी बराबर ए ई प्लस का ई सी, ए ई प्लस का ई सी। तो इसको भी हमने क्या लिख दिया है, ए सी बटे में ई सी। अब हमने ए सी से ए सी काट दिया और यहाँ पे लिख दिया ई डैश सी, एक बटे में, यहाँ पे एक बटे में ई सी लिख दिया। इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए, यानी ई सी बराबर आ जाएगा ई डैश सी। अब एक बात बताओ जरा, अगर ई सी बराबर ई डैश सी है, देखो ई सी का ई सी ये है ना, अगर ई सी बराबर ई डैश सी है तो एक बात ये नहीं समझ आती है कि ये इतनी लाइन है और ये इतनी लाइन, फिर भी ये बराबर है। मतलब ई सी बराबर है किसके, ई डैश सी के, मतलब ये लाइन बराबर है इतनी लाइन की। ये तो तभी संभव होगा ना कि जब ये वाला पॉइंट खिसक के यहीं पे आ जाए या ये वाला पॉइंट खिसक के इस साइड पहुंच जाए। तो हम क्या लिख देंगे, यह तभी संभव है, मतलब ई सी बराबर ई डैश सी तभी संभव है, तभी संभव है जब ई और ई डैश संपाती होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर स्थित है, संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती होंगे। समझ आ रही बात। तो अतः हम लिख देंगे, अतः यहां पे लिख दो, यहां दिखेगा नहीं, अतः डी ई समांतर हो जाएगा डी सी। ये है अपनी थेल्स प्रमेय का बिलोंग। समझ आ रही बात। ठीक, कुछ नहीं किया है इसमें, बस इतना किया है अपन ने कि हमारे पास एक कथन दिया था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने त्रिभुज बनाया, हमने एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी लिखा जो दिया है, सिद्ध किया डीई समांतर बीसी, रचना की डीई समांतर है, डीई डैश समांतर है बीसी के, क्योंकि कोई ना कोई भुजा तो इसके समांतर होगी, तभी तो ये कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि थेल्स में कहती है बात। ठीक है ना, तो अगर ये ऐसा लिखा है तो इससे हमने ये लिख दिया थेल्स में से। ये चीज हमें दे रखी थी, देखो ये दोनों बराबर थे, एलएचएस बराबर थी, तो आरएचएस दोनों बराबर कर दिए हमने। ये दोनों बराबर करने से इस दोनों तरफ एक जोड़ दिया। ठीक, एक जोड़ने के बाद थोड़ा सा सॉल्व किया, आंसर आ गया बस। ठीक है ना, इसके बाद आगे चलिए ध्यान दो।
अब हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे, जो उदाहरण हमें दे रखे हैं ये आप लोग इसको एक बार और समझ लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 3, ठीक, वो उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर पहला। तो देखिए उदाहरण नंबर क्या कहता है, ध्यान दो। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि एडी बटे में एबी बराबर एई बटे में एसी होगा। हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले वो चीज लिखो। हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, ध्यान दो, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक, ए बी और सी, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक, और यहाँ पे ये डी है और ये ई है, डी ई। तो यहाँ पे बताओ, सुन, सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डीई है वो डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है किसके, बीसी के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है अपन को एडी बटे में एबी बराबर एई बटे में एसी, ठीक, समझ आ रही बात। तो डायरेक्ट थेल्सफी से सिद्ध हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। देखो यदि हमारे पास लिखेंगे चूंकि डीई समांतर है किसके, बीसी के, अगर डीई समांतर है बीसी के तो एडी बटे में डीबी बराबर एई बटे में ईसी, ठीक है ना। अब चूंकि हमें चाहिए क्या था, कैसे हो गया, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ये कहानी थेल्स प्रमेय से हो गई, ठीक है। अब लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ए भी चाहिए ना, ठीक, क्या चाहिए है, ए भी। तो एक काम करो, अगर ए भी चाहिए अपन को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है ना। तो एक जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते, व्युत्क्रम हम लिख देते हैं डीबी बटे में एडी बराबर ईसी बटे में एई, ये हमने व्युत्क्रम कर दिया। क्या कर दिया, व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की, ठीक है ना, व्युत्क्रम से, ठीक। तो अब जोड़ेंगे एक, यहाँ पे लिख दो, एक काम करो, थोड़ा इसको मिटा दो, यहाँ पे लिखो अच्छे से, ठीक है ना। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो करो व्युत्क्रम, एडी बटे में, व्युत्क्रम करेंगे तो डीबी बटे में आ जाएगा एडी बराबर ईसी बटे में आ जाएगा एई, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो डीबी को करेंगे तो दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो डीबी बटे में एडी प्लस का 1 बराबर ईसी बटे में एई प्लस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा डीबी प्लस का एडी, ठीक, डीबी प्लस का एडी बटे में एडी बराबर ईसी प्लस का एई बटे में एई,
ठीक, इतनी बात समझ आ रही। तो एक काम करो, डीबी प्लस एडी, तो डीबी ये है और एडी ये है, तो दोनों मिलकर एबी बन जाएंगे ना। क्या बन जाएंगे, एबी बटे में एडी, ठीक, बराबर देखो ईसी ये है और एई ये है, तो ईसी प्लस का एई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी बटे में कितना हो जाएगा अपने पास, ए ई हो जाएगा, ठीक। यही अब बस इसका फिर से वापस व्युत्क्रम कर दो, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो वापस आ जाएगा अपने पास ए बी बटे में क्या आ जाएगा, इसका फिर से व्युत्क्रम, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, करने पर मतलब ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, तो एडी बटे में ए बी बराबर आ जाएगा ए ई बटे में ए सी। बस यही तो अपना आंसर है, ठीक, कुछ नहीं किया हमने, ये इसके समांतर दिया था, ये हमें ज्ञात करना था, तो हमने क्या, डीई समांतर है बीसी के, थेल्स में से यूज किया, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों समान अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का व्युत्क्रम कर दिया, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर कर दी, दोनों में एक जोड़ दिया, बस इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर पुनः व्युत्क्रम कर दिया, तो अपने पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 भी देख लिया जाए अपना, उदाहरण नंबर 2, ठीक। तो उदाहरण नंबर 2 देखो क्या है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर है डीसी और असमांतर भुजाएं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि ई एफ भुजा एबी के समांतर है, ठीक है ना, ई एफ भुजा एबी के समांतर हैं। दर्शाइए कि ए ई बटे में ईडी बराबर बी एफ बटे में एफ सी। तो ध्यान दो, हमारे पास एक समलंब है, एक समलंब है ए बी सी डी, ठीक, ई एफ समांतर है, ई एफ समांतर है, किसकी समांतर है, ये समांतर है, ठीक है ना, ई एफ समांतर है, नहीं ए भी समांतर है डीसी के, ई एफ तो कोई समांतर है ही नहीं, बिंदु बस की हमारे पास आकृति बनी है, बस उसको अब यहाँ पे देखो आपको दिया क्या है, पहले दिया वाला हिस्सा देखो कि दिया क्या है आपको, दिया, तो जो दिया है वो देखो, हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें दे रखा है, क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, देखो अभी दिया ना, ये दिया हमारे पास कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, समलंब है, ये दिया है। दूसरी चीज इसमें क्या दिया, ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी है, ये भी दिया है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना वो ध्यान से सुनो, ठीक। तो देखो सिद्ध क्या करना है हमें, इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए ई बटे में ईडी बराबर बी एफ बटे में एफ सी, ये हमको दे रखा है, ठीक है ना, मतलब सिद्ध करना है, ये दिया ऊपर का नीचे का पार्ट हमें सिद्ध करना। अब हमारा पॉइंट रहता है कि आखिर हम सिद्ध से करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले अपन एक काम करो, किसी भी एक रेखा को ऐसे मिला लो, ठीक, किसी भी एक रेखा को ऐसे मिला लो, समझ पा रहे कि नहीं, किसी भी एक रेखा को हमने क्या कर लिया, मिला लिया है, ठीक। अब एक बात सुनो, इसमें क्वेश्चन में और भी एक चीज बोली है कि एक बात बताओ, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर है एडी के। एक चीज और भी दी है इसमें, ई एफ समांतर है
EF समांतर है AB के। एक चीज हमें ये भी दे रखा है, बस हमारा काम बन गया अब, ठीक है ना। तो ध्यान दो, देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, AE बटे में ED और BF बटे में FC लाना है। तो अब कैसे लाएंगे वो सुनो। सबसे पहले आप करो एक काम करो, इसको G मान लो, इसको G बिंदु मान लिया हमने। तो AB समांतर है DC के, EF समांतर है AB के, तो क्या EF समांतर DC के नहीं होगा? होगा ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो लिखेंगे चूंकि AB समांतर है किसके, GF के। AB समांतर है GF के, क्यों? क्योंकि EF के समांतर है ना ये भी, तो GF के समांतर भी तो होगा ना, क्योंकि वही लाइन। इसके चाहे कोष्टक में लिख भी लो, क्योंकि EF समांतर है AB के, इसलिए अगर ऐसा है तो यहां पे लिख देंगे क्या, AG बटे में GC बराबर ABF बटे में FC। कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। समीकरण नंबर दे दो इसे 1। ठीक, अगर ऐसा है तो ध्यान दो, AG बटे में GC और BF बटे में FC। इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, दूसरा, अगर एक बात बताओ, यहां पे लिखते हैं, यहां पे, ठीक, क्योंकि हमें एक चीज दे रखी है, AB समांतर किसकी है, AB समांतर है किसके, DC के। AB समांतर DC के है। EF समांतर किसके है, EF समांतर है AB के, AB के। एक बात बताओ, जब AB समांतर DC के है, AB समांतर EF के है, तो क्या DC समांतर EF के नहीं होगा? बिल्कुल हो। इसलिए DF मतलब DC समांतर होगा किसके, DC समांतर होगा EF के, EF समांतर होगा DC के। बात तो बराबर ही ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AE बटे में ED बराबर AG बटे में GC बाय थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। समीकरण नंबर दे दो इसे 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो AG बटे GC है, AG बटे GC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE बटे में ED बराबर BF बटे में FC। ठीक है ना, तो यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक, ये आ गया अपना क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2। ठीक, एक क्वेश्चन और, उदाहरण और है जो कि बहुत मोस्ट भी है, तो हम यहाँ पे करते हैं उदाहरण नंबर 3। यहाँ पे तो हो जाएगा ना, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें बोला है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ध्यान दो, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। इसमें एक भुजा है, ये कोण है किसके बराबर, इस कोण के बराबर। तो यहाँ पे S है और ये T है, तो दिया है। सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया, क्या आखिर दिया क्या है। ठीक, दिया क्या है, तो दिया है हमारे पास PS बटे में SQ, PT बटे में
टी आर, मतलब पी एस बटे में एस क्यू और पी टी बटे में टी आर, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना भाई, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दो, एक बात बताओ, अगर पी एस बटे में पी एस लिख देंगे, चूंकि पी एस बटे में एस क्यू बराबर में पी टी बटे में टी आर, अगर ऐसा है तो एस टी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। क्यों हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है कि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाओं का अनुपात एक ही है, यानी समानुपात है, यानी बराबर है, तो उसकी जो भुजाएं होती है ना, वो क्या होती है, समांतर होती है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाएगी, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। समझ आ रही बात, ये हो गया। अब अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर नहीं हो जाएंगे? अगर ऐसा है, यदि ऐसा है, हम लिख देंगे त्रिभुज पी एस आर बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर दे रखे हैं किताब में। ठीक है ना, क्या है देखो किताब में ये दिया है, ये दिया है कोण पी एस टी बराबर दिया हमारे पास पी आर क्यू। अगर देखो पी एस आर पी एस टी होगा यार, पी एस टी बराबर होगा क्या, पी क्यू आर। ठीक है ना, तो पी एस टी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो पी क्यू आर, देखो तो पी आर क्यू ये दोनों बराबर हो गए, तो सीधी बात है त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, पी आर क्यू के। ठीक, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे 3 उदाहरण हो चुके हैं। ठीक, अब कल पढ़ेंगे अपन इसकी प्रश्नावली। ठीक, ये समझ आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या है सवालों में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, हालांकि दिक्कत होना, लेकिन फिर भी अगर हो दिक्कत तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।